स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फेरस अलॉय के बारे में। किस तरीके से आयरन का अलॉय बनाया जाता है और उसमें कौन कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स कितने प्रोपोर्शंस में डाले जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से फेरस अलॉय की प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग उसका यूज़ होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि आफ्टर द स्मेल्टिंग प्रोसेस हमको जो आयरन प्राप्त होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ रहती हैं और कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज़ होते हैं जो कि स्लैग के फॉर्म में अलग हो जाते हैं, पर कुछ इम्प्योरिटीज़ आयरन के साथ भी मेल्टिंग फॉर्म में रहती है। उस वजह से हम जो हमको आयरन आफ्टर स्मेल्टिंग प्राप्त होता है, प्रगलन विधि के बाद जो हमको जो लोहा प्राप्त होता है पिघली हुई अवस्था में, उसे हम पिग आयरन कहते हैं। और उसमें आपको बता दूं 3 to 4% कार्बन एज इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में मौजूद रहता है, 2 to 4% सिलिकन, 1 to 2% ऑफ मैग्नीज एंड 1 से लेके 1.2% तक फॉस्फोरस। मतलब इतनी स्मेल्टिंग के बाद भी हमको प्योर फॉर्म का आयरन प्राप्त नहीं होता, उसमें भी अशुद्धियाँ मिक्स रहती हैं। इस वजह से उसको हम पिग आयरन कहते हैं। ठीक है, यही पिग आयरन नॉर्मली स्टील बनाने में काफ़ी काम आता है। ठीक, अब जैसे मैंने बताया कि पिग आयरन का ही यूज़ किया जाता है स्टील बनाने के लिए, तो इन सिंपल वे आपको बता दूं कि स्टील जो है अलॉय ऑफ आयरन, मतलब स्टील को हम फेरस अलॉय कहते हैं क्योंकि उसमें आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहता है और ये आयरन का ही मिश्र धातु है, कंटेनिंग अप टू 2% ऑफ कार्बन। ठीक है, स्टील contains lower to the pig iron quantities of impurities like phosphorus, sulfur and silicon। अब जैसे मैंने पिग आयरन की बात करी, उसमें सिलिकन भी था, फॉस्फोरस भी था, कार्बन भी था इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में। पर अगर हम स्टील के साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो कम होती है। और कौन कौन से जो नॉन मेटल होते हैं जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ कम हो जाती है, तो वो है आपका फॉस्फोरस, सल्फर और सिलिकन। ठीक है, सल्फर, सिलिकन। उसके बाद स्टील इज प्रोड्यूस फ्रॉम पिग आयरन बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन, सिलिकन एंड फॉस्फोरस। तो स्टील बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो स्टील में जो पिग आयरन में जो इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में फॉस्फोरस, सिलिकन और कार्बन मौजूद होता है, उसकी संख्या को घटा देने से वी गॉट द स्टील। हमको इस तरीके से स्टील प्राप्त होता है। ठीक है, देर आर वेरियस टाइप स्टील यूज इन वेरियस पर्पज। आपको बता दूँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के स्टील्स को यूज़ किया जाता है, और ये स्टील का जो नाम है वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी मात्रा में कार्बन, सिलिकन और फॉस्फोरस मिले हुए हैं। तो चलिए आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। तो आपको बता दूं पहला है कार्बन स्टील आर आयरन कार्बन एलॉय कंटेनिंग अप टू 2.06% ऑफ कार्बन, अप टू 1.65% ऑफ मैग्नीज, अप टू 0.5% ऑफ सिलिकन एंड सल्फर एंड फॉस्फोरस एज इम्प्योरिटीज। कार्बन जो स्टील होता है उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर नॉन मेटल। अब देखिए मेटल के फॉर्म में मैग्नीज मौजूद है, सिलिकन आपको पता है मेटलॉइड है, पर सल्फर, फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल है। तो इनकी जो कंसनट्रेशन होती है वो 0.5% से कम होती है, पर मैग्नीज आपका 1.65% रहता है और कार्बन की संख्या आप देख सकते हैं, मतलब आयरन ज़्यादा रहती है 2.06%। कार्बन कंटेंट इन कार्बन स्टील डिटरमाइंड स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। कहते हैं कि जितनी मात्रा में कार्बन आयरन के अलॉय में मौजूद रहेगा उतना ज़्यादा जो अलॉय होता है वो मजबूत रहता है और उसकी में तन्य सामर्थ्य रहता है वो बहुत अच्छा और बढ़िया माना जाता है। द हाई कार्बन कंटेंट द हाई स्टील स्ट्रेंथ एंड द लोअर इट्स डक्टिलिटी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो ऐसा स्टील बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और उसकी डक्टिलिटी यानी लचीलापन जो होता है वो कम हो जाता है, यानी वो आयरन को और ज़्यादा हार्ड और ठोस बनाता है। कार्बन का आयरन अलॉय में मौजूद होना उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है।
और डक्टिलिटी को घटाता है। तो इसको सिंपल वे में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो ये है कि कार्बन अगर आयरन एलॉय में कम है, इसका मतलब उसकी मजबूती कम है पर लचीलापन ज़्यादा होता है, ठीक है। पर जैसे जैसे हम कार्बन मिलाते जाएंगे या कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाते जाएंगे आयरन एलॉय में, वैसे वो ज़्यादा मजबूत होगा और उसका लचीलापन कम होता चला जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टील क्लासिफिकेशन दे आर फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कार्बन स्टील। जैसे मैंने बताया कि कार्बन स्टील का 4 क्लासिफिकेशन है और ये डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में उस स्टील में कार्बन मिला हुआ है। तो देखिए टोटल है 4 कैटेगरी है। लो कार्बन स्टील जिसमें कार्बन 0.25% से भी कम होता है, ठीक है। मीडियम कार्बन स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से लेकर 0.55% के बीच होती है। उसके बाद आता है हाई कार्बन स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा 0.55% से ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद है आपका टूल कार्बन स्टील जिसमें कार्बन 0.8% के आसपास होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कार्बन स्टील को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और ये 4 कैटेगरी किस चीज़ पर निर्भर कर रही है कि कार्बन की मात्रा स्टील में कितनी है। तो लो कार्बन स्टील का मतलब ये है कि इसमें कार्बन की मात्रा कम हो यानी 0.25% से भी कम। मीडियम में यानी 0.25 से लेकर 0.55% के बीच में रहता है। हाई कार्बन स्टील इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है इस वजह से, और वो कितनी ज़्यादा रहती है यानी 0.55% से ज़्यादा होती है। और एक टूल कार्बन स्टील होता है जिसमें सोचिए सबसे ज़्यादा कार्बन मौजूद होता है, क्योंकि टूल बनाने के लिए हमको ज़्यादा मजबूत लोहा चाहिए, इसलिए कार्बन की मात्रा को भी ज़्यादा मिलाया जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत और हार्ड बन सके। इसलिए देखिए इसमें कार्बन की मात्रा 0.8% है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो लो कार्बन स्टील जो होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 0.25% से भी कम होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? गुड फॉर्मेबिलिटी एंड वेल्डिंग, लो स्ट्रेंथ, लो कॉस्ट, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर कार्बन की मात्रा कम होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, तो वेल्डिंग एबिलिटी इसमें ज़्यादा यानी वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है और उसका ये स्टील सस्ता होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन की बात की तो डीप ड्राइंग पार्ट, चेन, पाइप, वायर, नेल, सब मशीन पार्ट। मतलब देखिए जो चीज़ लचीली होती है जैसे चेन हो गया, पाइप फ्लेक्सिबल्स रहते हैं, वायर हो गया, नेल कील बनाने के लिए, तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए लो कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। अगर हम मीडियम कार्बन स्टील की बात करें जिसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से लेकर 0.55% तक है, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी लो कार्बन स्टील से अच्छी होगी, यानी गुड टफनेस एंड डक्टिलिटी, रिलेटिवली गुड स्ट्रेंथ, यानी थोड़ी मजबूत लो कार्बन स्टील के कंपेयर में ज़्यादा मजबूत होगा, मे बी हार्डन बाई क्वेंचिंग। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो स्क्रू बनाने में, सिलेंडर बनाने में, क्रेन शाफ्ट, हीट ट्रीटेड मशीन, जहाँ पर ऐसी मशीनें जो ज़्यादा गर्म होती है या ताप झेलती हैं, ऐसी मशीनों के पार्ट्स बनाने में मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। रोल्स बनाने के लिए, एंकल्स, ये सब टूल्स के हैं जो कि बनाए जाते हैं, क्योंकि ये मजबूत होता है एज़ कम्पेयर टू लो कार्बन स्टील। उसके बाद हाई कार्बन स्टील की बात करें तो चूँकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो ज़्यादा मजबूत होगा, यानी हाई स्ट्रेंथ, हार्डनेस उतना ज़्यादा कठोर होगा, एंड वियर रेजिस्टेंस यानी घर्षण से इसकी बचाव होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मॉडरेट डक्टिलिटी, लचीलापन भी कम होता है, ठीक है। रोलिंग मिल्स बनाने में रोप, वायर, स्क्रू ड्राइवर, हैमर, विंचेस, बैंड, स्क्रू, बहुत सारी हैमर से आप हथौड़ा समझ रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर आपने नाम सुना, और रोलिंग मिल्स ये सब बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तो लास्ट है आपका टूल कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 0.8%, तो ठीक है। अभी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा मजबूत, और इसमें नाम मात्र की लचीलापन होता है, इसलिए इसको टूल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे नाइफ्स हो गए, रेजर्स हो गए, मिलिंग कटर्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, शेयर ब्लेड्स, पंचेज, जितनी भी मजबूत चीज़ें हैं इस चीज़ के लिए टूल कार्बन कहा जाता है कि टूल्स बनाने में इस स्टील का यूज़ किया जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कार्बन की मात्रा ज़्यादा मजबूत होने की वजह से यह ज़्यादा
मजबूत होता है, हार्ड होता है और लचीलापन नहीं होता, ना के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने फेरस एलॉय के बारे में जाना। स्टील का हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टेनलेस स्टील की कंपोजिशन को बताया था। आज हमने जाना किस तरीके से पिग आयरन का यूज़ करके स्टील बनाया जाता है और स्टील में भी कितने कैटेगरी के स्टील्स होते हैं और वो स्टील्स की कैटेगरी किस कंडीशंस में ऐसी होती है, कुछ इसको हमने जाना। ठीक है, थैंक यू।